राधे राधे आप सभी को। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का इस क्लास में। तो पिछली क्लास में हमने अज्ञेय जी को देखा था। प्रगतिवाद हमारा समाप्त हो गया है, प्रयोगवाद हम देख रहे हैं। तो अज्ञेय जी को देखा, अब हम देखेंगे मुक्तिबोध को। मुक्तिबोध का जन्म हुआ था 1917 में और निधन हुआ था 1964 में। मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। वे एक ही साथ प्रयोगवादी भी हैं और प्रगतिवादी भी, किंतु दोनों की अतिरेकवादी प्रवृत्तियां उन्हें मान्य नहीं हैं। वे न छायावाद से संतुष्ट थे, न प्रयोगवाद से और न प्रगतिवाद से। छायावादी अनुभूतियां बृहत्तर मानवीय सरोकारों से जुड़ा नहीं थी। उनमें एक प्रकार का आत्मपरक सम्मोहन था, अतिशय भावुकता और आध्यात्मिकता थी। प्रयोगवाद का प्रखर बौद्धिक व्यक्तिवाद और मानसिक प्रत्याघातों का चित्रण उन्हें पसंद न था। प्रगतिवादी ढर्रे पे मार्क्सवादी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति को वे संकीर्णता मानते थे। नई कविता की निस्सहाय नकारात्मकता की सच्चाई को स्वीकार करते हुए वे कहते हैं कि कुछ और चाहिए, और वह चाहिए जो जीवन को उसकी समग्रता, उसकी सारी विशेषताओं सहित प्रकट करे। जीवन को ऐतिहासिक संदर्भ में समझने के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण अनिवार्य है। वे सिद्धांत और व्यवहार दोनों में मार्क्सवादी थे, पर कविता में अभिव्यक्ति की अनेकानेक पद्धतियों, कलात्मक विधियों और सौंदर्यवत्ता के समर्थक थे, जिन्हें प्रगतिवाद ने उपेक्षित कर रखा था। प्रयोगवाद का एक पक्ष था आत्मग्रस्तता। वे इससे परिचित ही नहीं थे, किन्हीं अर्थों में स्वयं आत्मग्रस्त थे। इससे मुक्त होने के लिए उन्होंने सामाजिक बदलाव की व्यापक समस्याओं तथा उनके हल से संबंध क्रियात्मक कर्मों में सम्मिलित होने की पहल की। यह पहली कोरी बौद्धिक नहीं थी, बल्कि बेहद बेचैनी का परिणाम थी। बेचैन मन की इस अभिव्यक्ति को तारसप्तक की अंतर्दर्शन, आत्मसंवाद और एक आत्मवक्तव्य की कविताओं में देखा जा सकता है। एक आत्मवक्तव्य में कवि कहता है, खूब काट छाट और गहरी छील छाल, रंदों और वसूलों से मेरी देखभाल, मेरा अभिनव संशोधन अविरत क्रमागत, रंदा और वसूला भूरी भूरी खाक धूल में भी है और उनकी अति दीर्घ कविता अंधेरे में भी है। अंधेरे में मुक्तिबोध की बहुत लंबी कविता है ये। वे अपनी आत्मग्रस्तता को बेरहमी से छील के अपना अभिनव संशोधन करते चलते हैं। स्पष्ट है कि वे गहरे अंतर्द्वंद और विशिष्ट मानवीय अभिप्राय के कवि हैं। यह संशोधन अभिनव तत्कालीन हिंदी कविता की सौंदर्य चेतना, कला समस्या और मंतव्य का भी है। मुक्तिबोध के दो काव्य संग्रह हैं, भूरी भूरी खाकधूल 1980 में और चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में। ये दोनों प्रकाशित हुए। भूरी भूरी खाकधूल का प्रकाशन बाद में हुआ, किंतु उसमें संग्रहित कविताएं कालक्रम की दृष्टि से दूसरे संग्रह की रचनाओं से पहले की हैं। पहले संग्रह की रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा हैं कि प्रास्ताविक हैं। मुक्तिबोध को भयानक खबरों का कवि कहा जाता है। तो ध्यान देना है, ये पूछता है भयानक खबरों का कवि किसे कहा जाता है, तो मुक्तिबोध को कहा जाता है। चूँकि उस कवि को खबरों का पता है, इसीलिए वह हंसता नहीं है, यह उसकी वर्तमानता है। कहीं बृहदाकार पक्षी सिर पर सांवले पंख फैला के मंडराता है, कहीं अंधेरे में टूटी सीढ़ियां हैं, कहीं खाकी खतरे हैं, कहीं मालव निर्झर की कंचन रेखा है। इस व्यवस्था में हर आदमी उचक कर चढ़ जाना चाहता है। हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है। इस रेल पेल में सब लोग कहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई कहीं नहीं जा रहा है। अतः वह इस व्यवस्था को क्रांतिकारी तरीके से बदलना चाहता है।
एक निर्दिष्ट लक्ष्य गंतव्य तक पहुंचना चाहता है। कवि व्यंग करता है, वैसे यह जिंदगी भोजन है, मौज है। कौन कहता है? तो कवि कहते हैं मुक्तिबोध कि वैसे तो ये जिंदगी भोजन है, मौज है। इन प्रास्ताविक कविताओं की व्यवस्था चांद का मुंह टेढ़ा है की रचनाओं में और भी अधिक जटिल तथा सघन बिंबावलियों तथा बीहड़ देसी प्रतीकों द्वारा की गई है। वे आत्मसंघर्ष में वर्गांतरण की चर्चा करते हैं। वर्ग संघर्ष उनमें सर्वत्र मौजूद है। परिवर्तन के लिए वे सशस्त्र क्रांति के समर्थक हैं। उनका मूल उद्देश्य है समस्या एक, मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर और शोषण मुक्त कब होंगे। फिर भी रामविलास शर्मा कहते हैं कि पर यह सत्य है कि मुक्तिबोध के मानसिक संघर्ष का एक कारण मार्क्सवाद के प्रति उनका गहरा आकर्षण तथा उसे पूरी तरह स्वीकार न कर पाने की विवशता थी। इस विवशता के पीछे उसी तरह की विचारधाराएं और काव्य प्रवृत्तियां थीं जिनके प्रभाव से प्रयोगवाद और नई कविता के आंदोलनों का प्रसार हुआ था। यदि मुक्तिबोध की रचनाओं में मार्क्सवाद की पूर्ण स्वीकृति नहीं है तो क्या अराजकवादी कवियों में है? शर्मा जी का यह कथन क्या वह आलोचना नहीं है जिसे मुक्तिबोध आत्मबद्ध कहते हैं? निर्मल वर्मा उन्हें मार्क्सवादी ही मानते हैं, लेकिन उनका प्रश्न दूसरा है। क्या यह विकल्प जीवन का सार्वभौम सत्य है? उन्हें मार्क्सवाद में मिल सका? यह प्रश्न अब अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पे बहस के लिए उभर आया है। मुक्तिबोध आत्ममंथन के कवि हैं। तो ध्यान देना है, बच्चन सिंह ने मुक्तिबोध को कहा है कि मुक्तिबोध आत्ममंथन के कवि हैं। इस मंथन में कालकूट भी निकलता है और अमृत भी। कालकूट वह स्वयं पीते हैं और अमृत दूसरों को बांटते हैं। इस मंथन में उनका आत्मलोचन, सभ्यता समीक्षा, आधुनिक बोध, रचना प्रक्रिया, मानवीय अभिप्राय, क्रांतिकारी परिवर्तन आदि सभी कुछ सम्मिलित है। किसी एक कविता को उठा लीजिए, उसमें यह सब कुछ मिलेगा। किसी में कुछ तत्व प्रधान है तो किसी में कुछ। इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने समग्रता एक ही कविता लिखी है, अनेक कविताओं को मिलाकर भी एक ही कविता। मुक्तिबोध ने अपने चारों ओर फैली पूंजीवादी व्यवस्था का शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार, हताशा, आतंक, मूल्यहीनता, उपभोक्तावाद आदि को देखा था। देखा ही नहीं, ज्ञानात्मक संवेदना के स्तर पर अनुभव किया था। चूँकि वे सबसे पहले कवि हैं, इसीलिए उसे आभ्यंतरिक भी किया था। अब ज्ञानात्मक संवेदना संवेदनात्मक ज्ञान में बदल जाती है। इसकी सार्थक पुनर्रचना कविता में होती है। उसका अपना एक पक्ष है, जनता का शोषित पीड़ित जनता का पक्ष, लेकिन वह भी देखता है कि इस पक्षधरता के लिए उसकी अपनी क्या हैसियत है। वह मध्यवर्गीय आत्मग्रस्तता से, जिससे उस समय के सलाका पुरुष रागबद्ध थे, निकलना चाहता है। अतः कुत्सित मार्क्सवादियों की फुटकार शैली नहीं अपनाता। इस घेरे से अपने साथ तत्कालीन कविता को भी मुक्त करना चाहता है। उसका सारा जोर जीवनानुभूति पर है। समाज में फैले उजले गदले प्रवाह में धंसकर वह स्वयं से बातें करता है। आत्मालाप में लय होता है। उसे सभ्यता समीक्षा भी करनी है। सभ्यता के इस फैलाव या बिखराव को एक सूत्र में पिरोने के लिए फंतासी से बेहतर कोई काव्य उक्ति नहीं हो सकती थी। किंतु एक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए एक जीवन दृष्टि की आवश्यकता थी। यह दृष्टि कवि को मार्क्सवाद से मिली। यूँ तो वे तिलक और गांधी के प्रति भी श्रद्धावान है। कविता के रचनात्मक संयोजन के लिए और जीवन के भयानक अंधकार को चीरने के लिए एक चिंगारी की ज़रूरत थी। वह चिंगारी था मार्क्सवाद। अपनी कविता में इसका उपयोग वे मुख्यतः दो स्तरों पर करते हैं, बुद्धिजीवी के स्तर पे और छापामार युद्ध के स्तर पे। भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और दिमागी गुहा अंधकार बुद्धिजीवी वर्ग की ट्रेजेडी है।
तो इनकी 3 कविताएं भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और दिमागी गुहा अंधकार, ये तीनों कविताएं बुद्धिजीवी वर्ग की ट्रेजेडी हैं। इस ट्रेजेडी के बाहर जाने का रास्ता उसे मालूम है। भूल गलती में शायर, सूफी, आलिम, फाजिल, मनसबदार की कतारें सलाम में झुकी हैं। अन्य कविताओं में भी बुद्धिजीवी की नपुंसकता को उभारा गया है। अंधेरे में भी वह कहता है कि सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक, चिंतन शिल्पकार नर्तक चुप है। पर भूल गलती में एक और व्यक्ति है। सामने बेचैन भाव की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है। पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लतर झलकते लाल लंबे दाग, बहते खून की वह कैद कर लाया गया ईमान। यह ईमान बेमालूम दर्रों के इलाकों में लश्कर मुहैया करने के लिए गुम हो जाता है, और यह है उसकी प्रैक्टिस। दिमागी गुहा अंधकार का ओरांग ओटांग के बुद्धिजीवी का काम प्रभामय संस्कृत अध्ययन कक्ष में बहस करना है। संभवतः वह कोई सेमिनेरियन रहा होगा। आज तो इनकी संख्या और बढ़ गई है। उनका मुख्य उद्देश्य है कि स्वयं को चाहते हैं स्थापित करना, अहम को तथ्य के बहाने। मुक्तिबोध के समय में बहुत से अहमवादी थे, अब तो वे भी महंगाई की तरह रोज रोज बढ़ते जाते हैं। ब्रह्म राक्षस भी उसी प्रकार आत्मग्रस्त और आत्मचेतस है। विश्वचेतस होना कठिन था। अपने आप में आत्मग्रस्त पांडित्य में डूबा हुआ बुद्धिजीवी ब्रह्म राक्षस होता है। ब्रह्म राक्षस लोक जीवन से लिया गया मिथक है। उसका दावा है कि सूर्य तक उसे प्रणाम करता है। वह मार्क्स, एंगेल्स, टाइनबी की व्याख्या करता है, लेकिन वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। बुद्धिजीवी अपने आप में तिरस्करणीय नहीं है, बशर्ते वह विश्वचेतस हो गया और अपने ज्ञान का संवेदनात्मक स्तर पे बावड़ी के बाहर प्रसार करता हो। इसीलिए कवि उसका सजल और शिष्य होकर किसी निष्कर्ष तक पहुँचने की आकांक्षा व्यक्त करता है। ब्रह्म राक्षस और तरह के भी हैं। छद्म ब्रह्म राक्षस, मानव मस्तक में से निकले कुछ ब्रह्म राक्षसों ने पहनी गांधी जी की टूटी चप्पल। यहाँ गांधी जी पर नहीं, उनकी टूटी चप्पल पहनने वालों पे व्यंग है। सभ्यता समीक्षा, पूंजीवादी सभ्यता समीक्षा है। तुलसीदास के कलिकाल का बदला हुआ रूप। इस व्यवस्था में शोषिता स्त्री के गर्भ से मरे हुए बालक जन्म लेते हैं। यह है आधुनिक सभ्यता संकट की प्रतीक रेखा। इस व्यवस्था को वह बदलना चाहता है, लेकिन वह तुम लोगों से दूर है। फिर भी मैं अपनी सार्थकता से खिन्न हूँ, विश्व से अप्रसन्न हूँ, इसलिए कि जो है उससे बेहतर चाहिए। मुक्तिबोध कहते हैं कि जो है उससे बेहतर चाहिए। पूरी दुनिया साफ करने के लिए मेहतर चाहिए। तो ये पंक्ति मुक्तिबोध की है, इसे ध्यान देंगे। वह मेहतर मैं नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में इस व्यवस्था के विध्वंस में लगे लोगों का साथ देना आवश्यक है। फिर कहते हैं मुक्तिबोध, किंतु अकेले की तुम्हारी ही वह सिर्फ नहीं होगी कहानी। फिर है अंधेरे में, इनकी अत्यंत प्रदीर्घ कविता है। अंधेरे में पूरी सभ्यता डूबी हुई है। मुक्तिबोध महावराह की तरह अंधेरे रूपी धरती का उद्धार करना चाहते हैं। इस कविता में उसकी इच्छा, डर, आतंक, मूल्य बदलाव आदि का ब्यौरेवार समावेश है। आरंभ में एक रक्तालोक स्नात पुरुष दिखाई पड़ता है। यह उसके विभाजित व्यक्तित्व का सकारात्मक अंश है। अन्य कविताओं में भी वह अक्सर दिखाई पड़ जाता है। दूसरे बंद में वही मैं को बाहर आने के लिए सांकले बजा के आहूत करता है। यही वह मैं में गुरु शिष्य संबंध स्थापित होता है। तीसरे बंद में संगीन नोकों के चमकते जंगल का डरावना जुलूस है। चौथे में मुक्तिबोध का चिर परिचित जीना है। पांचवा बंद दीप्ति वलयित रत्नों से भरा है।
छठे में जनता का भविष्य है, 7वें में अभिव्यक्ति खतरे का उल्लेख है और 8वें में युवकों का व्यक्तित्वांतरण होता है और आत्मसंभवा परम अभिव्यक्ति की उपलब्धि। इसमें न अस्मिता की खोज है, न अस्तित्ववादी रहस्यवाद। इसमें अंधेरे के विरुद्ध प्रकाश का संघर्ष है। इसी संघर्ष में ही उसकी अपनी रचना प्रक्रिया आत्मसंभवा परम अभिव्यक्ति होती है। रचना आत्मसंभवा ही हो सकती है, लेकिन उसकी रचना सिद्धावस्था की नहीं, साधनावस्था की है। अतः उसे अपने अंतर्विरोधों की पड़ताल करनी पड़ती है। उसे डरावने जुलूस का सामना करना पड़ता है, उस जुलूस का जो संगीन नोकों का चमकता जंगल है। इसमें कर्नल, ब्रिगेडियर, आलोचक, विचारक, कवि तथा शहर का कुख्यात हत्यारा डोमा जी उस्ताद भी शामिल हैं। डोमा उस्ताद के साथ आलोचक, विचारक और कवि की कलई भी पोष दी गई है। अब प्रश्न है, मुक्तिबोध कहते हैं, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ये पंक्ति आपको यूथ में मिलेगी, पूछी गई है। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। मुक्तिबोध की रचना और जीवन इसका उत्तर है। उसकी रचना प्रक्रिया को भी इसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए। बुद्धिजीवी वर्ग से उसे कोई आशा नहीं है। बौद्धिक वर्ग है कृतदास की राय के विचारों का उद्भास, पर जनता उसके साथ है। इन अनुभवों को वह दीप्ति वलयित, संवेदनात्मक और विवेक युक्त बनाता है। वह अनुभव कर रहा है कि युवकों का व्यक्तित्वांतरण होता जा रहा है। व्यक्तित्वांतरण के बाद सही कविता, पक्षधर कविता स्वतः उद्भूत हो उठती है। एक लंबी साधना और अव्याहत प्रक्रिया के बाद परम अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। मुक्तिबोध वस्तु और रूप में पार्थक्य नहीं मानते, अतः रूप पर पूरा ध्यान देते हैं। आत्मसंघर्ष को रूपायित करने के लिए आत्मालाप की शैली अपनाना आवश्यक था। किसी कविता में बाहर और अंदर के वैविध्य, अंतर विरोध, बिखराव को फैंतासी के माध्यम से ही एक सूत्र में पिरोया जा सकता था। आत्मालाप का नाट्य विधान मनोलाग से मिलता जुलता है। प्रत्येक विधान एकदम देशी है। बरगद, पीपल, खंडहर, बावली, ब्रह्म राक्षस, बियावन, जंगल, पठार, फणीधर आदि को चुनने में उन्होंने अपने को पिटी हुई परंपरा से अलग किया है। पर इन प्रतीकों का दोष यह है कि वे अपने पुनरावृत्तियों में ऊब पैदा करते हैं। कविता एक रस हो जाती है। प्रश्न होता है कि उन्होंने सारी कविता एक ही ढंग की क्यों लिखी। न प्रकृति चित्रण, न श्रृंगारी काव्य, इससे उनके जटिल अंतर्द्वंद की था लगाई जा सकती है। तार सप्तक के अन्य कवियों में रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारतभूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर में माथुर की काव्य यात्रा लंबी और अपने ढंग की है। तो तार सप्तक के 7 कवि ध्यान देनी है, ये सब आते हैं रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारतभूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर। इसमें गिरजा कुमार माथुर की काव्य यात्रा सबसे लंबी और अपने ढंग की है। वे मूलतः रोमान और रंगों के कवि हैं। प्रेम या प्रणय के चतुर्दिक उनकी कविता घूमती रहती है। मंजीर उनका पहला काव्य संग्रह है। तो ये ध्यान देना, ये पूछ सकता है पेपर में। तो दिनकर का पूछता है पहली रचना प्रणभंग है, तो माथुर का भी ध्यान देना है। गिरजा कुमार माथुर का पहला संग्रह मंजीर है। उसमें कैसोर भावुकता की अभिव्यक्ति है। धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा में उनकी प्रणयानुभूति कम नहीं होती। रामविलास शर्मा के शब्दों में, रामविलास शर्मा कहते हैं कि उनका किशोर मन न वयस्क होता है, न प्रौढ़, वार्धक्य तो दूर की बात है। तो ये कथन देखिए मिल ही गया, एग्जाम में आया हुआ है। तो हम लोग खोज रहे थे कि रामविलास शर्मा ने ये कथन आखिर कहा किसके बारे में है। हमें ये पता था कि रामविलास शर्मा का कथन है, पर यह कथन कहे हैं गिरजा कुमार माथुर के बारे में। किसके बारे में? तो गिरजा कुमार माथुर के बारे में कौन कहा है? रामविलास शर्मा। ये कथन हमें मिल गया, तो इसे आप नोट कर लेंगे कि रामविलास शर्मा कहते हैं और गिरजा कुमार माथुर के बारे में कहे हैं
कि उनका किशोर मन न वयस्क होता है न प्रौढ़, वार्धक्य तो दूर की बात है। अब है शमशेर बहादुर सिंह। 1911 में आते हैं, 1993 में इनका निधन है। शमशेर मूलतः प्रयोगवादी कवि हैं। इस दृष्टि से वे अज्ञेय की परंपरा में पढ़ते हैं। शमशेर और अज्ञेय में अंतर यह है कि शमशेर के प्रयोगवाद का रथ संवेदना का धरातल नहीं छोड़ता, लेकिन जिस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर का रथ धरती से 4 अंगुल ऊपर चला करता था, उसी प्रकार अज्ञेय का प्रयोगवादी रथ भी संवेदना के धरातल से 4 अंगुल ऊपर चलता है। शमशेर अपनी निजी अनुभूतियों, उनकी बारीक बुनावट और प्रायः दुरूहता के कारण भी लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। वे छायावाद काल के अंतिम वर्षों में लिख रहे थे। निराला और पंत के प्रभाव को वे स्वीकार करते हैं, पर वे छायावादी नहीं हैं। हंस का संपादन करते समय वे शिवदान सिंह चौहान के संपर्क में आए और मार्क्सवाद के प्रति आकृष्ट हुए। प्रगतिवादी कविताएं भी लिखते रहे, किंतु रचना में प्रगतिवादी नहीं हैं। वे प्रयोगवादी हैं, मानवीय सरोकारों से विरहित प्रयोगवादी नहीं। आत्मसंघर्ष उन्होंने भी किया है, पर इनकी प्रजाति दूसरी है। एट्स का कहना है कि दूसरों से संघर्ष करने वाला रहटारिक लिखता है और अपने से संघर्ष करने वाला कविता। निराला और मुक्तिबोध में बहिरंतर का गहरा संघर्ष है, पर शमशेर का आत्मसंघर्ष निजी है, प्राइवेट है, पर उसमें अद्भुत कशिश है। शमशेर कहते हैं, इनकी ये पंक्ति बहुत अच्छी और मोस्ट भी है। कहते हैं कि मेरी कविताओं को अगर वे उठा सके और एक घूंट पी सके, मेरी कविताओं को अगर वो उठा सके, एक घूंट पी सके, अगर इस अगर की विवेचना उनकी कविता की विवेचना है। शमशेर ने प्रगतिवादी कविताएं भी लिखी हैं। वाम 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 दिशा, समय साम्यवादी, प्रगतिवादी रीतियुक्त उनकी कविताएं हैं। लेकर सीधा नारा, ये भी उनकी कविता है। इस कविता को प्रगतिवादी काव्य आंदोलन में बार बार याद किया गया है। क्या लिखते हैं तो देखिए, लेकर सीधा नारा कौन पुकारा, अंतिम आशाओं की संध्याओं से मैं समाज तो नहीं, न मैं कुल जीवन कर समूह में हूँ, मैं केवल एक कर एक सहारा। अमन राग इनकी लंबी कविता है। तो शमशेर बहादुर सिंह की लंबी कविता अमन राग है, पूछी जाती है, ध्यान देना है। मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में, और अज्ञेय की लंबी कविता असाध्य वीणा, और शमशेर बहादुर की लंबी कविता अमन राग। तीनों पॉइंट एक जगह नोट करके लिख लीजिए सबकी लंबी कविताओं को, ठीक। प्रगतिवादी सरोकार से अमन राग संबद्ध है, पर इन कविताओं में वे रम न सके, उससे मुक्त भी नहीं हो सके। उदिता 1980 की भूमिकाओं में वे प्रगतिवादी काव्य आंदोलन की आवश्यकता महसूस करते हैं, किंतु अपने वर्ग संस्कारों के कारण इससे जुड़ न सके। मेरी असली ज़मीन तो रोमानी ही थी, रोमानी बनी रही। चुका भी हूँ मैं नहीं में आभार प्रकट करते हुए उन्होंने लिखा है कि अपनी काव्य कृतियाँ मुझे दरअसल सामाजिक दृष्टि से बहुत कुछ मूल्यवान नहीं लगती। उनकी वास्तविक सामाजिक उपयोगिता मेरे लिए एक प्रश्न चिन्ह से ही रही, कितना ही धुंधला सही। शमशेर कहते रहे, प्रगतिवादी घेर घार के उन्हें अपने शिविर में लाएंगे ही। ऊपर जिस अगर का उल्लेख किया गया है उसे विवेचित करने के लिए उनकी रचना प्रक्रिया का विचार करना होगा। उनकी कविताएं मानसिक जटिलता की कविताएं हैं। वे भीतर और भीतर घुसते जाते हैं, यहाँ तक कि अचेतन मन की सीमाओं में भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए रचनाओं की संघटना सूर्यलिष्ट हो जाती है। वे त्रिलोचन की तरह सब कुछ कह देने और पूरा वाक्य लिखने के पक्ष में नहीं है। वे बिंबों को शब्दों का अनायास बिखेर देते हैं। इस बिखराव को वे विराम, अर्धविराम, डैश, डॉट से नियंत्रित करने की चेष्टा करते हैं।
बिखरे हुए बिंबों, प्रतीकों, शब्दों के अंतराल में अंतर्निहित अर्थों को उद्घाटित करने का बहुत सारा काम पाठकों के विवेक पर छूटा रहता है। दूसरे शब्दों में पाठकों को सचेत भाव से कविता की पुनः सर्जना में लीन होना पड़ता है, पर अक्सर बिंब खंडित और कभी कभी अबूझ हो जाते हैं। ऐसा उस समय होता है जब कवि अपने अंतश्चेतनात्मक बिंबों को सामाजिकता पर प्रक्षेपित करता है। जैसे इनकी पंक्ति है, सींग और नाखून, लोहे के बख्तर कंधों पे, सीने सुराख हड्डी का, आँखों में घास काई की नमी, एक मुर्दा हाथ पाँव पर टिका, उल्टी कलम थामे, 3 तसलों में कमर का घाव सड़ चुका है, जोड़ों का भी कड़ा जाल हो चुका पथ। जहाँ प्रगतिवादी कविता पर यह प्रक्षेपण नहीं है, वहाँ कविता सपाट हो जाती है, किंतु प्रगतिवादी चेतना का उस पर सबसे बड़ा उपकार यह है कि उसके अभाव में वह रीतिवाद और शुद्ध कविता की ओर चला जाता है, तो आश्चर्य नहीं था। वे मुख्यतः प्रेम और प्रकृति सौंदर्य के कवि हैं। कहीं दोनों अलग अलग हैं और कहीं दोनों का अद्भुत रासायनिक घोल है। अपने चित्रों को बनाने में भी अनेक रंगों का प्रयोग करते हैं। रंग कई हैं, पर एक भी चटकीला नहीं है। सब किंचित मटमैले, धुंधले, सावले, उदास, कहीं गुलाबी तो उसका रंग कहीं कत्थई, कहीं केसरिया तो सांवलेपन की छाया लिए हुए। बिजली है तो कुहरिल बादलों के पंख गेरुआ रंगे हैं। रंगों के मिश्रण या कंपोजिशन का क्या कहना, उन्हें उसकी अनेक विधियाँ मालूम हैं। सूर्योदय का एक रंगारंग दृश्य है। प्रात का नभ था बहुत नील शंख जैसे, भोर का नभ बहुत नील शंख। प्रात का नभ था बहुत नील शंख जैसे, भोर का नभ बहुत नील शंख जैसे। भोर का नभ राख का लिपा हुआ चौका, आगे उनके रंगीन सीने कैमरे का जादू देखिए। काली सेल थोड़ी केसर से धुल जाती है, फिर स्लेट पर लाल खड़िया मल दी जाती है। नील जल में गौर देह झिलमिला जाती है। यह है सूर्योदय, रंगीन बिंबों से बुना हुआ जागरण का पर्व। प्रातः काल के बिंब की तरह शाम का भी निजी बिंब है। नींबू का नमकीन सा शरबत, शाम गहरा नमकीन, प्राचीन ईसाई चीज़ों सी कुछ, राजपुताने की सी बहुत कुछ, गहरी सोन चंपई, सोन गोरिया शाम, शांत तुम्हारी साड़ी की सी शाम, बहुत परिचित मेरे दिल के अजीब फैलाव की, लातानी पीतल कांसे के घंटों की सी, क्लासिक शाम, बहुत दूर तक बजती हुई शाम, रूप, रस, गंध आदि के साथ इसमें देसी विदेशी बिंबों को सम्मिलित करके शाम को अंतर्राष्ट्रीय रूप दे दिया गया है। टी.एस. इलियट की तरह शमशेर भी धार्मिक और यौन बिंबों को एक साथ रख के नया प्रभाव पैदा करते हैं। लातानी पीतल कांसे के घंटों से बहुत दूर तक बजती हुई शाम क्लासिक शाम में बदल जाती है। उनकी प्रेम कविताओं पर हल्का गौरिक रंग है। टूटी हुई बिखरी हुई कविता में वे लिखते हैं कि बहुत से तीर, बहुत सी नावें, बहुत से पर इधर उधर उड़ते हुए आए, घूमते हुए गुजर गए, मुझको लिए सबके सब। तुमने समझा कि उनमें तुम थे, नहीं नहीं नहीं, उनमें कोई न था, सिर्फ बीती हुई होनी अनहोनी की उदास रंगीनियाँ थी। कितनी सधी हुई लय है, सिद्ध लय, भावानुरूप लय को बड़ा भी किया गया है और छोटा भी। इसी से अर्थाभिनय होता है। सारी चीज़ें बिखरी हुई टूटी हुई हैं, जो वह स्वयं है। एक वक्तव्य है, उसमें कोई न था, यदि कोई होता तो बिखराव क्यों। सरल वक्तव्य भी वक्रोक्तिपूर्ण या जटिल हो जाता। फकत तो उदासी को घनीभूत कर देता है। उनकी दूसरी प्रेम कविता है जिसमें प्रेम और प्रकृति को एक में मिलाकर रखा गया है। यह कविता है एक पीली शाम।
एक पीली शाम कविता है शमशेर बहादुर सिंह की। लिखते हैं, एक पीली शाम, पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता, मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल, कृष्णम्लान हारा सा अब गिरा वह अटका हुआ आंसू। शांत है तारक सा अतल में, पीलापन शाम का ही नहीं है, वह प्रेम पर भी छाया हुआ है। इस संदर्भ में प्रिय का मुख कमलमान होना कविता की संरचना के भी अनुरूप है और कवि की भावना के भी। शाम, तारक दल और आंसू का गिरना एक साथ होता है, वह भी अतल में। यह भी एक विरहानुभूति है, पर किसी अन्य विरहानुभूति से अलग, पीली शाम की उदासी और ठंडापन लिए हुए। उनके प्रेम में गहरी आसक्ति भी है और छायावादी पवित्र वरीयता भी। कवि कहता है, शमशेर बहादुर की पंक्ति पूछी जाती है, तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती हैं। वह प्रिय का एकाधिकार नहीं चाहती, लहरों में कूदती, उछलती, मचलती स्वच्छंदता प्रिय मछलियों के प्रेम में अद्भुत जीवनोत्सव होता है। लेकिन प्रिय के मन का छंद स्पर्शातीत है, तन का छंद कथन मात्र से शरीर यष्टि का कालिदास के शब्दों में अन्यथाकृत सौंदर्य अपनी गरिमा में उजागर हो जाता है। ऐसे ही प्रयोगों को देखकर मितता का भाषिक गुण प्रत्यक्ष उठता है। अपने में ही सीमित होने के कारण शमशेर की विषय वस्तु भी सीमित हो गई। उनकी प्रगतिवादी रचनाएं कमज़ोर हैं, लेकिन उन बहुत से प्रगतिवादी कवियों की रचनाओं से बेहतर हैं जिनके नारों सिद्धांतानुवादों का गुणगान करते हुए बड़े बड़े आलोचक नहीं आघाते। जब वे अपनी सीमा लांघते हैं तो रहस्य लोक में अंधेरे घूम आते हैं, इसमें संदेह नहीं। भाषा पर कुछ अधिक अपारदर्शी हैं, अतः उनकी रचना अन्यों की तुलना में संप्रेषण की समस्याएं अधिक खड़ी करती है। किंतु हिंदी भाषा को उन्होंने अछूते बिंबों, रंगों और प्रतीकों और मित कथनों की भंगिमा से समृद्ध किया है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई, उनके अनेक काव्य संग्रह हैं। तो उनके काव्य संग्रहों को आपको ध्यान देना है। अब आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी, जिनका जन्म होता है 1914 में। ये शमशेर बहादुर सिंह के समकालीन थे। दोनों की रचनाएं दूसरा सप्तक में संग्रहित हैं, पर पहले व्यक्तित्व और कविता दोनों में सहज सरल, किंतु दूसरे व्यक्तित्व में सहज और कविता में जटिल। मिश्र जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को पूर्णतः उजागर करती हैं। उनकी पंक्तियाँ, कहते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी पंक्ति पूछी गई है, ये भी कहते हैं कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद हमसे बड़ा दिख। दूसरा सप्तक में संग्रहित उनकी कविताएं गीत फरोश, टूटने का सुख, सतपुड़ा के जंगल आदि बहुत लोकप्रिय हुई। दूसरा सप्तक में ही संग्रहित हरिनारायण व्यास की रचनाएं संभावनाएं लेकर आए, किंतु उनका अपेक्षित विकास न हो सका। तो भवानी प्रसाद कहते हैं कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, उसके बाद बड़ा दिख। गीत फरोश, टूटने का सुख, सतपुड़ा के जंगल इनकी कविताएं हैं। अब है नरेश मेहता, इनका जन्म होता है 1921 में। नरेश के रहन सहन, वेशभूषा और काव्य रचना पे सुरुचिपूर्ण अभिजात्य की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। वे मालवा के निवासी और काशी के अंतेवासी रहे हैं। उनकी रचनाओं में दोनों स्थानों की हल्की गहरी अनुगूंज सुनाई पड़ती है। दूसरा सप्तक के वे अपने वक्तत्व में नरेश ने लिखा है कि वह आग लिखना चाहते हैं, किंतु उनका व्यक्तित्व आग लिखने से मना करता है। उनकी आरंभिक कविताओं पर ऋग्वैदिक ऋचाओं के आदिम बिंबों का गहरा प्रभाव है। दूसरा सप्तक में संग्रहित किरण, धेनुएं और उपश संबंधी 4 गीतें इसके प्रमाण हैं। कुछ उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। सरिताओं में सोम दुह रहा, वह अहीर मतवाला, इंद्र हमारे रक्षक होंगे खेतों खेतों और खलिहानों, रैड़ डुंगरी उतर गए, सप्तऋषि अपने वरुण देश में,
इन बिंबों में अद्भुत आकर्षण और टकटकापन है। बन पाखी सुनो बोलने दो चिड़ को, मेरा समर्पित एकांत आदि उनके काव्य संग्रह हैं। संशय की एक रात नाट्य शैली में लिखी गई एक लंबी कविता है। तो नाट्य शैली में लिखी गई लंबी कविता इनकी कौन सी है? संशय की एक रात है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, अभी हमने देखा शमशेर बहादुर की लंबी कविता अमन राग, अज्ञे का आषाढ़ वीणा देखा, मुक्तिबोध का अंधेरे में देखा, नरेश मेहता का संशय की एक रात लंबी कविता है। मेरा समर्पित एकांत में एक रचना है समय देवता। यह दूसरा सप्तक में भी संग्रहित है। इस कविता को नरेश ने नई कविता की पहली लंबी कविता कहा है। तो नरेश मेहता की लंबी कविता समय देवता है। नाट्य शैली में लिखी गई लंबी कविता संशय की एक रात है, लेकिन लंबी कविता क्या है जो कविता रूप में लिखी गई है और सबसे बड़ी है वो समय देवता है इनकी। और इसको इन्होंने कहा है कि नई कविता की पहली लंबी कविता है समय देवता। संभवतः मुक्तिबोध की लंबी कविताओं का रचना काल इसके पहले का है। यदि मुक्तिबोध को नई कविता का कवि न माना जाए तो दूसरी बात है। समय देवता में दुनिया भर के देशों की सांस्कृतिक राजनीतिक गतिविधियों का दृश्यांकन हुआ है। समय देवता एक महत्वाकांक्षापूर्ण कविता है। इसके माध्यम से कवि विभिन्न भूखंडों के भूगोल, इतिहास और संस्कृति पर कुछ इस ढंग से प्रकाश डालता है कि वहाँ के निवासियों की रीति नीति और आशा आकांक्षाएं उद्घाटित होती हैं। लंबी कविता होने के कारण इसके चरणों में विलंबित लय का विधान किया गया है। जहाँ कविता को दूसरी दिशा की ओर मोड़ने की आवश्यकता पड़ी है, वहाँ एक छोटी सी लय जड़ दी गई है। इस कविता पर भी वैदिक बिंबों का स्पष्ट प्रभाव है। यहाँ पर भी सूरज ग्वाला दिन की गाय हाँकता हुआ दिखाई पड़ता है। जगह जगह देश विदेश के सांस्कृतिक चिन्हों का उल्लेख करते हुए कवि ने संबद्ध सांस्कृतिक और दर्शन को भी रेखांकित किया है। सोवियत भूमि के प्रति इसमें गहरी आस्था प्रकट की गई है। इस कविता का अंत करते हुए कवि ने लिखा है, और मनुज की पेशानी की चारागाह पर दौड़ रही तूफान की नई हवाएं। ये नई हवा इतिहास की हवा है जिसके प्रति कवि पूर्णतः सचेत है। संशय की एक रात में युद्ध को लेकर राम के मन में उठने वाले अंतर्द्वंद्वों का चित्रण किया गया है। तो प्रश्न बना है, ये पेपर में आ चुका है कि संशय की एक रात रचना में किसके मन में उठने वाले अंतर्द्वंद्वों का वर्णन है। तो विकल्प में राम और रावण दिया रहता है, तो बहुत बच्चे रावण लगा देते हैं। नहीं, राम के अंतर्द्वंद्वों का वर्णन किया गया है। राम का निर्णय व्यक्ति का निर्णय नहीं होता। जिस समय नरेश मेहता लिख रहे थे उस समय व्यक्ति स्वातंत्र्य की बात पूरे जोर शोर से उठाई जा रही थी, लेकिन नरेश के राम सबके निर्णय में अपना निर्णय मानते हैं। कहते हैं, पंक्ति देखिए इनकी, अब मैं निर्णय हूँ सबका अपना नहीं। कौन कहता है पंक्ति? नरेश मेहता की पंक्ति है संशय की एक रात से कि अब मैं निर्णय हूँ सबका अपना नहीं, पर फार्मूलाबद्ध निर्णय गहन आंतरिकता के स्पर्श से बहुत कुछ अछूता रह जाता है। अब है धर्मवीर भारती, इनको देखेंगे हम। धर्मवीर भारती का जन्म होता है 1926 में और निधन 1997 में। धर्मवीर भारती व्यक्ति स्वातंत्र्य के पक्षधर कवि हैं। भारतीय समाजवादी आंदोलन में व्यक्ति स्वातंत्र्य का पूरा जोर दिया जाता रहा है। आवश्यकता से अधिक जोर देने के कारण सामाजिक विषय वस्तु बहुत कुछ छिड़ हो जाती है। व्यक्ति स्वातंत्र्य के साथ भारती ने व्यक्ति के उत्तरदायित्व को भी रेखांकित किया है, किंतु उनकी मुख्य प्रवृत्ति रोमानी है। अंधा युग को छोड़ के प्रायः सर्वत्र रोमांस का प्राधान्य दिखाई पड़ता है। उनका प्रारंभिक काव्य संग्रह ठंडा लोहा 1952 में आता है, कैसूर भावुकता से भरा पड़ा है। तो धर्मवीर भारती का पहला काव्य संग्रह ठंडा लोहा था। गिरिजा कुमार माथुर का हमने मंजीर देखा था। तो धर्मवीर भारती का ठंडा लोहा आपको ध्यान देना है, पहला काव्य संग्रह पूछ सकता है। इनकी पंक्ति देखिए, लिखे हैं कि अगर मैंने किसी के होठ के पाटल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के नैन के बादल कभी चूमे, अगर मैंने किसी की मद भरी अंगड़ाइयाँ चूमी,
अगर मैंने किसी की सांस की पुरवाइयाँ चूमी। 7 गीत वर्ष ये भी इन्हीं का काव्य है, ये भी ध्यान देना, इसको याद कर लीजिए। नहीं तो पता है क्या, भवानी प्रसाद मिश्र लगा देते हैं लोग। नहीं, 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती का है। भवानी ने तो गीत फरोश लिखा है, पर 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती। इसमें उन्होंने अपनी कैसुर भावुकता को भी तोड़ने की कोशिश की है। कहते हैं, प्रभु इस रस को, इस नए रस को क्या कहते हैं, जिसमें श्रृंगार की आसक्ति, जिसमें निर्वेद की विरक्ति नहीं, जिसमें बाहों के फूलों जैसे बंधन के आकुल परिरंभ गाढ़ी तन्मयता के क्षण में भी ध्यान कहीं और चला जाता है। यद्यपि कवि ने यह नहीं बताया कि वह कहीं और कहाँ है, फिर भी वह श्रृंगार की आसक्ति के परे जीवन की सार्थकता की ओर संकेत करता हुआ प्रतीत होता है। दायित्व की खोज यहीं से समारंभ होती है। प्रमथ्यो गाथा इस संग्रह की लंबी कविता है। देखिए, सारे लेखकों की लंबी कविताएं आपको एक जगह मिल रही हैं एक ही क्लास में, तो आप ईमानदारी से इसे नोट कर लीजिएगा एक जगह कॉपी पे। तो धर्मवीर भारती की लंबी कविता प्रमथ्यो गाथा, अज्ञेय की असाध्य वीणा, मुक्तिबोध की अंधेरे में, फिर किसका देखा था हमने, शमशेर बहादुर सिंह का है अमन राग, नरेश मेहता का समय देवता, और धर्मवीर भारती का प्रमथ्यो गाथा लंबी कविता है। एकदम जबान पे याद होनी चाहिए आपको। लाइव क्लास में मैं किसी दिन पूछ सकती हूँ सारी लंबी कविताएं, वन लाइनर जो कराती हूँ ना उसी में रख दूंगी। चलिए बताइए, इनकी लंबी कविता, इनकी लंबी कविता, तो फिर जो याद रहेगा वो तो बताएगा ही। प्रमथ्यो गाथा एक यूनानी मिथक है। प्रमथ्यु स्वर्ग स्थित द्युपितर के आकाशचुंबी महलों से मनुष्य के हित में अग्नि चुरा लाता है। द्युपितर ने प्रमथ्यु को कठोर दंड देने का निश्चय किया। प्रमथ्यु को एक शिलाखंड से बांध दिया गया। उसके हृदय मांसपिंड को नोच नोच कर खाने के लिए बूढ़े गिद्धों को तैनात कर दिया गया। इसमें प्रमथ्यु, द्युपितर, जनसाधारण, अग्नि आदि अपना अपना वक्तव्य देते हैं। प्रमथ्यु को विश्वास है कि उसकी पीड़ा की करुणा हर व्यक्ति में एक प्रमथ्यु पैदा करेगी। यह विश्वास एक रोमानी व्यक्तिवाद ही है। इतिहास का विरोध करते हुए वह एक स्थान पे कहता है, कूड़े सा हमको तजकर तट के पास मंथर गति से बढ़ जाएगा इतिहास। सामूहिकता भी केवल साबित होगी जिस दिन छल अपनी व्यक्तिगत हार। क्या पाएंगे प्रभु हम, क्या पाएंगे। यहाँ पर भारती ने एक विवादास्पद प्रश्न उठाया है। व्यक्ति स्वातंत्र के अपने खतरे हैं तो सामूहिकता के अपने। सामूहिकता कोई ऐसा रामबाण नहीं है कि वह सारे अन्याय, अत्याचारों, शोषणों को ध्वस्त कर दे। व्यक्ति स्वातंत्र के अभाव में सामूहिकता एक छलावे के रूप में आ सकती है। इसलिए आज जनतांत्रिक समाजवाद की बात उठाई जा रही है। टूटा पहिया में व्यक्तिगता का समर्थन करता हुआ कवि कहता है, क्या कहता है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहास की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पे क्या जाने सच्चाई टूटे पहियों का आश्रय ले। तो ये टूटा पहिया कविता से धर्मवीर भारती कहते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि व्यक्तिगता के झूठी पड़ जाने पे सच्चाई किसका आश्रय लेगी। कनुप्रिया इनकी रचना है, अपनी संरचना में अत्यंत आकर्षक बन पड़ी है, इसमें संदेह नहीं। किंतु इसमें भी इतिहास की गति को एक छलावा माना गया है। महाभारत के बाद कल्पना की गई है कि युद्ध की थकान से व्याकुल कृष्ण किसी आंचल की छाया में विश्राम पाने के लिए लौटेंगे और वह आंचल राधा का होगा। मैं पगडंडी के कठिनतम मोड़ पर तुम्हारी प्रतीक्षा में अड़िग खड़ी हूँ कनु मेरे। कनु कृष्ण को कहा गया है, प्रिया उनकी राधा है, तो कनु प्रिया लिखा गया है राधा और कृष्ण के ऊपर। कहना न होगा कि कवि की कनुप्रिया इतिहास के विरोध में खड़ी है। व्यक्तिगता पर एकांतिक बल देने के कारण किसी की आंचल की छाया में ही विश्राम मिलता है। अब आते हैं कुंवर नारायण, जिनका जन्म होता है 1927 में। कुंवर नारायण चिंतक कवि हैं। तीसरा सप्तक में कवि वक्तव्य से यह पुष्ट हो जाता है। चक्रव्यूह उनका पहला काव्य संग्रह है। धर्मवीर भारती का पहला काव्य संग्रह ठंडा लोहा था और कुंवर नारायण का पहला काव्य संग्रह चक्रव्यूह है।
फिर लिखा है इन्होंने परिवेश में हम तुम, फिर है आत्मजयी, एक चिंतन परक प्रबंध विधान है। यदि परिवेश में हम तुम को बीच से हटा दिया जाए तो उनके चिंतन का विकास देखा जा सकता है। फिर भी चक्रव्यूह से आत्मजयी तक की यात्रा को विकास न कह के छलांग कहना अधिक औचित्यपूर्ण है। तीसरा सप्तक में कवि का कहना है कि राजनीतिक मताग्रह कविता की समझदारी का बाधक है, उसे साहित्यिक स्तर पर देखना चाहिए। कविता में अनुभव के प्रति तीव्र और विचारपूर्ण प्रतिक्रिया आवश्यक है। कवि को वैज्ञानिक की तरह तटस्थ होकर अन्वेषी प्रश्न उठाना चाहिए। पास्कल का एक वाक्य उद्धृत करता हुआ कवि कहता है, अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है। उस मूल संवेदना का आरंभ है जहाँ मनुष्य अपने को मृत्यु के निश्चित और बाद की अनिश्चित संभावनाओं के बीच बिल्कुल अकेला पाता है, जहाँ वह अपने अल्प और आसार जीवन को आने वाले महाशून्य के संतुलन में विचारता है, जहाँ मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ का चिर अप्रस्तुत प्रश्न जीवन की हर अवस्था को रौंदता रहता है। इस उद्धरण से उसका काव्यात्मक दृष्टिकोण क्रिस्टल की तरह स्पष्ट है। इस वक्तव्य में आत्मजयी भी मिल जाती है, आत्मजयी के कुछ बीज मिल जाते हैं। चक्रव्यूह में रहना आदमी की नियति है तो उसे तोड़ना उसका धर्म है। चक्रव्यूह काव्य संग्रह का केंद्रीय कथ्य सही है। कहते हैं, मैं नवागत का वह अभिघिन्य हूँ, प्रारब्ध जिसका गर्भ में ही हो चुका निश्चित अपरिचित जिंदगी के व्यूह में फंका हुआ उन्माद। बांधी पंक्तियों को तोड़ क्रमशः लक्ष्य तक बढ़ता हुआ जयनाद। यहाँ पर जिंदगी का ही चक्रव्यूह नहीं है, कविता की भी बधी हुई पंक्तियाँ हैं। प्रयोगवाद प्रगतिवाद नहीं, कविता इससे अलग हटकर पूरी तटस्थता से कवि आज के मौलिक समस्याओं की तह में घुसता है। चक्रव्यूह में कहता है कवि कि पूज्य मिट्टी है मगर पत्थर नहीं, पूजनीय मिट्टी है पत्थर नहीं, कर्मयोगी आदमी बंजर नहीं। मत इंसान को शिशु मेद्यों से घेरो, उसे पूरी तरह तम से निकलने दो। आँख लेगा वह पनप कर विश्व का विस्तार अपनी अस्मिता में। सिर्फ उसकी बुद्धि को हर दासता से मुक्त रहने दो। दासता से मुक्त होकर दासता चाहे विचारधारा की हो या काव्य परंपरा की, व्यक्ति सत्य के सही अन्वेषण के निकट पहुंच सकता है। परिवेश में हम तुम में आत्मान्वेषण की उतनी ललक तो नहीं है, पर चक्रव्यूह से निकलकर वह जीवन के सर्जनात्मक लक्ष्य की ओर संकेत करता है कि या तो अब से स की तरह बेसबब जीना है, या तो अब स की तरह बेसबब जीना है, या सुकरात की तरह जहर पीना है। वह समूह के साथ रहने का किताबी दावा नहीं करता, पूरी ईमानदारी से कहता है, मैं समूह से विच्छिन्न हूँ क्योंकि कुछ भिन्न हूँ। मैं समूह से विच्छिन्न हूँ क्योंकि कुछ भिन्न हूँ। मुक्तिबोध उसे पीड़ित विवेक चेतना का कवि कहते हैं। आत्मजयी में इस चेतना की अभिव्यक्ति है। आत्मजयी की कथा वस्तु कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित है। तो ये भी प्रश्न आ चुका है एग्जाम में कि कौन सी काव्यकृति कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित है, तो यह आत्मजयी। कुंवर नारायण ने जो आत्मजयी लिखा है वो कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित है। उपनिषद काल वैदिक काल के भौतिकवाद के विरुद्ध एक आध्यात्मिक प्रतिक्रिया है। इस वृत्ति में भी भौतिकता के विरुद्ध इसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है, किंतु इसे जीने की सार्थकता या सर्जनात्मकता से जोड़कर आधुनिक बना दिया गया है। नचिकेता को अपने पिता के वैभव और हिंसा से घृणा है, क्योंकि इनसे जीवन की सार्थकता नहीं मिल सकती है। पिता वाजश्रवा विवाद करते हुए पुत्र को शाप देता है, मृत्यवे त्वा ददामी। नचिकेता प्रश्नानुकूल हो उठता है, परीक्षाओं से भरा हुआ, कहता है ये चीज़ें मेरी हैं, संबंधी मेरे हैं, धरा धाम सखा बंधु पिता नाम वर्तमान मुझ में है, मुझसे है, मेरे हैं। अनजाने पहचाने
माने बेमाने सब मेरे हैं, मैं सबका हूँ। लेकिन मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ कि प्रतिध्वनियाँ बार बार उठती रहती हैं। इसी को वह अस्तित्व बोध कहता है। नचिकेता आत्महत्या का प्रयास करता है लेकिन विफल होता है। स्वप्नावस्था में भूत और भविष्य देखता है। यम से साक्षात्कार होता है। वह कहता है शक्तिशाली प्रकृति मेरे अनुकूल हो। मनुष्य कहता मुझे समृद्धि चाहिए, वंश की वृद्धि चाहिए, यश प्रसिद्धि चाहिए, स्वर्ग की निधि चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। बोल नचिकेता तुझे क्या चाहिए। इन्हें अस्वीकार करके वह आत्मज्ञान मांगता है। पाता है इस मिथक के सहारे भीतर, बहुत भीतर बैठ के यह ज्ञान प्राप्त करता है, क्योंकि जो कुछ है वह भीतर है। अब वह मृत्युंजय हो जाता है। यह आत्मज्ञान औपनिषदिक आत्मज्ञान से भिन्न नहीं है। भौतिक जीवन के विरोध में यह आधुनिक हो जाता है। लेकिन वह है क्या? एक विराट अमूर्तन। मुक्तिबोध शीर्षक के अंतर्गत कवि कहता है, अपनी अपूर्व रचना में एक कलाकार ईश्वर की तरह अनुपस्थित अथाह समय में जीऊं। केवल आत्मा, अमरत्व और आश्चर्य, महाशून्य में निर्वासित अपने ही सपनों को गिराता बनाता घातक श्रद्धाओं के बीच नैसर्गिक अनुपम अद्वितीय। इस पर अस्तित्ववाद का प्रभाव नहीं के बराबर है। कुछ जगहों पर अस्तित्ववादी शब्दावली अवश्य है, पर अस्तित्ववादियों का मृत्युबोध प्रामाणिक जीवन बोध यहाँ नहीं है, न हेडेगार के अर्थ में न कामों के अर्थ में। आत्मा की स्वायत्तता और आत्मज्ञान उपनिषदों का विदेहवाद है। शरीर सापेक्ष होकर भी निरपेक्ष है। यह आत्मवाद, सार्वभौम आत्मवाद, आज के संदर्भ में अप्रासंगिक हो जाता है। यह आत्मवाद अज्ञेय के आत्मवाद के आसपास पड़ता है। भाषा शैली पर भी अज्ञेय का प्रभाव है। नैसर्गिक, अनुपम, अद्वितीय। कहीं कहीं मुक्तिबोध के बिंबों जैसे भयानक बिंबों का भी प्रयोग हुआ है। अपने सामने भी इनका काव्य है, जिसको आमने सामने भी बहुत लोग बताते हैं। अपने सामने की कविताएं समय संदर्भित होने के कारण सार्थक और प्रासंगिक हैं। रूपात्मक नव्यता के चक्कर में पड़ना उसे गवारा नहीं है। तो कुंवर नारायण को हमने देखा। अब आते हैं इसके बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को भी देख लेते हैं। इनका जन्म होता है 1927 में कुंवर नारायण के साथ ही, दोनों एक ही साथ जन्म लेते हैं। निधन होता है 1983 में। सर्वेश्वर दयाल ने अपने को किसी दल विशेष, राजनीतिक दल विशेष से स्पष्टता बाधा नहीं है। इसका अर्थ नहीं है कि वे दल विशेष के विरुद्ध नहीं हैं। काठ की घंटियां में संग्रहित एक कविता, काठ की घंटियां इनका काव्य संग्रह है और इसमें एक कविता संकलित है। कॉफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा दल विशेष के विरुद्ध लिखी गई है। कहते हैं सक्सेना, बचो उनसे बचो जो मुदो हाथ गिनकर युग निर्माण की घोषणा कर रहे हैं। बचो उनसे बचो जो लकड़ी की टांगों पर दौड़ के मानव प्रगति का इतिहास लिखने में लगे हैं। इसकी व्याख्या आवश्यक नहीं है। यूँ तो उन्होंने किसान, मजदूर, जीवन तथा व्यवस्था के विरोध में बहुत सी कविताएं लिखी हैं। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खुटियों पे टंगे लोग उनके काव्य संग्रह हैं। तो ये सब काव्य संग्रह सक्सेना के हैं। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सोनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खुटियों पर टंगे लोग। काठ की घंटियाँ सक्सेना, बांस का पुल सक्सेना, एक सोनी नाव सक्सेना, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खुटियों पर टंगे लोग। तो ये आपको याद होना चाहिए। मैंने कहा रचनाएं पूरी याद होनी चाहिए आपको। कवि का दावा है। सक्सेना कहते हैं, अब ये भी पूछता है, मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ कि सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। तो पूछता है कि मैं नया कवि हूँ की घोषणा कौन करता है? तो सक्सेना कहते हैं। एक दूसरे स्थान पे वह पुनः लिखते हैं, ये भी इनकी पंक्ति फेमस है, कि लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं।
पर उसकी कविता में ऐसा नयापन नहीं मिलता जो उसकी कोई विशिष्ट पहचान बनाता हो। जहाँ तक पंथ का प्रश्न है, वह जिस बिंदु से आरंभ होता है उसी बिंदु पर लौट आता है। आरंभ में कुछ प्रेम कविताएं अपनी सहजता में आकर्षक बन पड़ी हैं। चार नयन मुस्काए, खोए भींगे फिर पथराए, कितनी बड़ी विवस्था जीवन की, कितनी कह पाएं। अहम से मेरी बड़ी हो भी एक सरस कविता है। इनकी एक बहुत अच्छी कविता है, मेरे अहम से बड़ी हो तुम। जब कभी वह जटिलता पैदा करना चाहता है तब कविता विकृत हो जाती है। जैसे खूंटियों पर टंगे लोग की चलो घूम आए कविता खूंटियों पर टंगे लोग में संकलित है। तो ये राजनीतिक कविताओं में व्यंग का प्राधान्य है। इनकी पंक्ति देखिए, ये भी पंक्ति पूछती है और यहाँ भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पंक्ति है सक्सेना की, लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए, भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए। तो पता है क्या लोग लगाते हैं? लोग धूमिल लगा देते हैं। नहीं, धूमिल नहीं, ये पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, याद होनी चाहिए। लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए, भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए। प्रौढ़ शिक्षा में भी एक राजनीतिक व्यंग है। उसके खुरदुरे हाथों में रख दी गई एक चिकनी किताब, उसने उसे सिर से लगाया और सारा घर खो जाया, पर उसे रखने की योग्य स्थान उसे नहीं पाया। सर्वेश्वर की कविता में किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है, न व्यक्ति और समाज का, और न अपनी ही आत्मा और बुद्धि का, न ही अंतर और बाह्य का। अतः सारी कविताएं सरलीकरण की पद्धति पर रची दिखाई पड़ती हैं। भाषा में मित कथन का अभाव है, एक प्रकार की स्फीतिमयता है, ग्रामीण परिवेश और ग्राम्य लय के बावजूद रूपात्मक अन्वेषण भी नहीं है। तो सक्सेना हमारे ख़त्म होते हैं। अब आते हैं रघुवीर सहाय। तो रघुवीर सहाय को हम देखेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, यहीं पे हम ब्रेक लगाते हैं ना, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि जितना आज पढ़ा गया है समझ में आया है, और जो रचनाएं हैं, लंबी कविताएं हैं, जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उसको नोट करते रहिए ग्राफ पे आप लोग, ठीक। तो चलिए, क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, कुछ त्रुटि हो तो भी बताइएगा, और क्लास को शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। और सभी को धन्यवाद हमारी क्लास देखने के लिए। फिर मिलेंगे हम